हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी के क्लास 12 सब्जेक्ट बायोलॉजी के चैप्टर नंबर 5 मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस में। आज हम वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की इस टेस्ट सीरीज के अंदर सबसे पहला क्वेश्चन पढ़ेंगे, व्हाट इज ए ट्रांसक्रिप्शन। तो देखो, जब हम ट्रांसक्रिप्शन की बात करते हैं तो एक प्रोसेस चला करती है। उस प्रोसेस में जब हम भी पढ़ते हैं कि डीएनए से आखिर आरएनए और प्रोटीन का सिंथेसिस कैसे होता है। तो जैसे मैंने कहा, डीएनए न्यूक्लियस के अंदर होता है। डीएनए से यहाँ पर एक बनता है मैसेंजर आरएनए, एमआरएनए, और एमआरएनए से बनती है प्रोटीन। यहाँ पर हम बात करें कि डीएनए से आरएनए का बनना आखिर क्या कहलाता है। तो यहाँ पर एक टर्म दिया हुआ है, ट्रांसक्रिप्शन। ट्रांसक्रिप्शन का मतलब होता है फॉर्मेशन ऑफ एमआरएनए फ्रॉम डीएनए। डीएनए से एमआरएनए का बनना ट्रांसक्रिप्शन कहलाता है, और एमआरएनए से प्रोटीन का बनना ट्रांसलेशन कहलाता है। तो यहाँ पर ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन है, उसकी डेफिनेशन है। ये ट्रांसलेशन है और ये ट्रांसक्रिप्शन कहलाता है। अब ऐसे ट्रांसक्रिप्शन में आखिर होता क्या है, देखो लिखा हुआ है, द प्रोसेस इन विच ए जेनेटिक इंफॉर्मेशन, एक ऐसी प्रोसेस जिसमें जेनेटिक इंफॉर्मेशन हुआ करती है, प्रेजेंट इन डीएनए, जो डीएनए के अंदर इंफॉर्मेशन होती है, आर ट्रांसफर्ड इन द फॉर्म ऑफ एमआरएनए। डीएनए के अंदर जो इंफॉर्मेशन होती है वो एमआरएनए में ट्रांसफर होती है। इसी प्रोसेस को हम ट्रांसक्रिप्शन कहते हैं। अब देखो, ट्रांसक्रिप्शन में डीएनए से एमआरएनए बन चुका है। अब एमआरएनए के अंदर जो इन्फॉर्मेशन होती है वो ट्रांसफर होती है किसमें, प्रोटीन में। तब हम यहाँ पर ट्रांसलेशन को डिफाइन करते हैं। कैसे करेंगे, द प्रोसेस इन विच जेनेटिक इंफॉर्मेशन प्रेजेंट इन एमआरएनए। एमआरएनए में जो जेनेटिक इंफॉर्मेशन होती है, एक प्रोसेस के जरिए वो ट्रांसलेट होती है, और ट्रांसलेट होने के बाद में उसी के हिसाब से प्रोटीन बनती है। तो एमआरएनए से प्रोटीन का बनना ट्रांसलेशन कहलाता है, और डीएनए से आरएनए का बनना ट्रांसक्रिप्शन कहलाता है। और बात करें व्हाट इज हिस्टोन प्रोटीन, 2023 में पूछा हुआ क्वेश्चन है, जो पहली बार आया था कि हिस्टोन प्रोटीन आखिर क्या है। तो देखो, हिस्टोन प्रोटीन की जब हम बात करते हैं तो लिखा हुआ, हिस्टोन्स आर हाईली बेसिक प्रोटीन्स। तो यहाँ पर एक ऑब्जेक्टिव पूछा जाता है कि हिस्टोन प्रोटीन है, उनका नेचर कैसा होता है। तो यहाँ पर हम आंसर देते हैं कि हिस्टोन प्रोटीन का नेचर कैसा है, बेसिक नेचर है। दैट फॉर्म न्यूक्लियोसोम, ये न्यूक्लियोसोम बनाती हैं। कैसे बनाती हैं, अराउंड विच डीएनए बाइंड्स इन द यूकैरियोटिक सेल। किसी भी यूकैरियोटिक सेल के अंदर जो डीएनए होता है वो हिस्टोन प्रोटीन के साथ जुड़कर, डीएनए विद हिस्टोन प्रोटीन, डीएनए हिस्टोन प्रोटीन के साथ जुड़कर एक न्यूक्लियोसोम बनाता है। इसका मतलब ये हुआ कि रियलिटी में न्यूक्लियोसोम जो मॉडल दिया जाता है वो किसके लिए होता है, डीएनए अलोंग विद हिस्टोन प्रोटीन, मतलब होता है क्रोमोसोम। डीएनए जब हिस्टोन प्रोटीन से जुड़ जाता है तब उसको हम क्रोमोसोम कहते हैं। तो क्रोमोसोम के स्ट्रक्चर को एक्सप्लेन करने के लिए एक मॉडल बनाया जाता है, उस मॉडल को न्यूक्लियोसोम मॉडल कहते हैं। तो यहाँ पर एक ऑब्जेक्टिव पूछा जाता है कि न्यूक्लियोसोम मॉडल किसके लिए दिया जाता है, तो आंसर आता है क्रोमोसोम। अब डीएनए के साथ में जो हिस्टोन प्रोटीन जुड़ती है वो केवल यूकैरियोटिक सेल में होती है। प्रोकैरियोटिक सेल में डीएनए के साथ कोई हिस्टोन प्रोटीन नहीं जुड़ती। दे रेगुलेट जीन एक्सप्रेशन एंड डीएनए रेप्लिकेशन, एक डीएनए से दूसरे डीएनए का बनना, जिसे हम डीएनए रेप्लिकेशन कहते हैं। और साथ में जीन को एक्सप्रेस होने के लिए, जीन को खुद को शो होने के लिए हिस्टोन प्रोटीन की जरूरत पड़ती है। इसीलिए कहा जाता है कि किसी भी क्रोमोसोम के फॉर्मेशन में डीएनए के साथ में हिस्टोन प्रोटीन जुड़ी होती है। चलिए अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज जेनेटिक कोड और कोडॉन, राइट डाउन इट्स प्रॉपर्टीज, है ना। ये 3 नंबर में क्वेश्चन पूछा जाता है, और इस क्वेश्चन के अंदर आप देखेंगे 2019 में पूछा गया, 2023 में पूछा गया है। काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। जेनेटिक कोड क्या है, कोडॉन क्या है। तो देखो, यहाँ पर हम देखें कि सीक्वेंस ऑफ न्यूक्लियोटाइड और नाइट्रोजनस बेस इन द डीएनए और एमआरएनए। डीएनए या फिर एमआरएनए के अंदर जो नाइट्रोजनस बेस हुआ करते हैं या फिर न्यूक्लियोटाइड है, उसका सीक्वेंस प्रेजेंट होता है, विच हैव इंफॉर्मेशन फॉर प्रोटीन सिंथेसिस, जिसके अंदर प्रोटीन सिंथेसिस यानी प्रोटीन फॉर्मेशन के लिए इंफॉर्मेशन कोड होती है। उसी सीक्वेंस को हम जेनेटिक कोड कहते हैं। अब जेनेटिक कोड है, लिखा हुआ देखो, नीरेन वर्ग खुराना एंड हॉली डिस्कवर द जेनेटिक कोड। और इसका संबंध ज्यादातर जो पॉपुलर है वो ये है, नीरेन वर्ग खुराना का संबंध किससे है, तो इनका संबंध होता है जेनेटिक कोड से। और जेनेटिक कोड रियलिटी में देखा जाए तो कुछ प्रॉपर्टीज के साथ में होता है। क्या प्रॉपर्टीज है,
जेनेटिक कोड की कुछ खासियतें देखो, सबसे पहले लिखा है प्रॉपर्टीज ऑफ जेनेटिक कोड में फर्स्ट, ये जेनेटिक कोड जितने भी हुआ करते हैं उनका नेचर ट्रिपलेट होता है। ट्रिपलेट का मतलब क्या है, 3 नाइट्रोजिनस बेस है, उनका एक स्पेसिफिक सीक्वेंस होता है, उसको ट्रिपलेट कहते हैं। एमआरएनए लिखा हुआ है कि ए कोडॉन ऑफ जेनेटिक कोड हैज 3 नाइट्रोजिनस बेस ऑन एमआरएनए इन ए स्पेसिफिक सीक्वेंस। वो कह रहे हैं कि एमआरएनए पर एक स्पेसिफिक सीक्वेंस के साथ में 3 नाइट्रोजिनस बेस का एक ग्रुप होता है, उसी ग्रुप को हम जेनेटिक कोड कहते हैं। इसलिए जेनेटिक कोड हमेशा ट्रिपलेट होते हैं। जैसे मैंने कहा कि 3 कैसे, तो जैसे लिखा एडेनिन, फिर ग्वानिन लिख दिया, फिर साइटोसिन लिख दिया, एजीसी, ये 3 का एक ग्रुप होता है, इसीलिए इसको ट्रिपलेट कहते हैं। दूसरा इसका महत्वपूर्ण पॉइंट होता है कॉमालेस कोडॉन होता है। देयर इज नो कॉमा बिटवीन द एडजेसेंट कोडॉन, जो कोडॉन हुआ करते हैं उनके बीच में किसी तरह का कोई कॉमा नहीं होता। जैसे एजीसी के बाद में ये लिखा हुआ है TCTGA, तो इनके बीच में कोई कॉमा नहीं होता है, इसका मतलब ये कॉमालेस होते हैं। तो पहला ट्रिपलेट होते हैं, दूसरा कॉमालेस होते हैं, तीसरा नॉन ओवरलैपिंग कोडॉन होते हैं। कोडॉन्स आर नॉट ओवरलैप टू ईच अदर, ये कोडॉन एक दूसरे के ऊपर कभी भी ओवरलैप नहीं करते। जब ओवरलैप नहीं करते तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि सी टी के साथ में ओवरलैप नहीं करता है, टी जी पर ओवरलैप नहीं करता है, कंटिन्यूस फॉर्म में होते हैं। और सबसे इम्पोर्टेंट फीचर है वो ये होता है, जो ऑब्जेक्ट में पूछा जाता है, एम्बिग्यूटी ऑफ कोडॉन। कोडॉन्स हुआ करते हैं ऑलवेज नॉन एम्बिगुअस इन नेचर, नेचर इनका नॉन एम्बिगुअस होता है। इसका मतलब क्या है, इट मीन्स दैट स्पेसिफिक कोडॉन ऑलवेज कोड्स ए स्पेसिफिक अमीनो एसिड इन ऑल ऑर्गेनिज्म। किसी भी ऑर्गेनिज्म के अंदर देखा जाए तो एक अमीनो एसिड के लिए कोई स्पेसिफिक कोडॉन होता है। जैसे मैंने कहा कि मेरे पास में कोई अमीनो एसिड है, उस अमीनो एसिड को कोड करने के लिए कोडॉन हमेशा स्पेसिफिक होते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि स्पेसिफिक कोडॉन ऑलवेज कोड स्पेसिफिक अमीनो एसिड, एक स्पेसिफिक कोडॉन केवल एक स्पेसिफिक अमीनो एसिड को ही कोड करता है। इसको हम एम्बिगुअस नहीं कहते, इसको हम कहते हैं नॉन एम्बिगुअस नेचर ऑफ कोडॉन। तो कोडॉन के यहाँ पर 3 नेचर है, पहला ट्रिपलेट होता है, दूसरा कॉमनलेस होता है, तीसरा नॉन ओवरलैपिंग, और उसके बाद में नॉन एम्बिगुअस होता है। चलिए अगला क्वेश्चन होता है राइट शॉर्ट नोट्स ऑन द वाटसन क्रिक मॉडल और डबल हेलिकल स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए। डीएनए की डबल हेलिकल स्ट्रक्चर के बारे में आपको बताना है। और डीएनए की डबल हेलिकल स्ट्रक्चर का मॉडल जो सबसे पहले दिया था वो साइंटिस्ट थे वाटसन एंड क्रिक, इसलिए इस मॉडल को नाम दिया गया वाटसन एंड क्रिक मॉडल। यहाँ पर आप देखेंगे डीएनए की स्ट्रक्चर अकॉर्डिंग टू वाटसन एंड क्रिक कैसी होती है, उसको एक्सप्लेन करेंगे। तो सबसे पहले लिखा हुआ देखो, वाटसन एंड क्रिक प्रपोज ए डबल हेलिकल स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए। डीएनए का डबल हेलिकल स्ट्रक्चर मॉडल होता है, उसको एक्सप्लेन करने के लिए डीएनए के स्ट्रक्चर को मॉलिक्यूल फॉर्म पर एक्सट्रैक्ट करने के लिए 1953 में 1953 के अंदर 2 साइंटिस्ट, इनका नाम था वाटसन एंड क्रिक, उन्होंने एक मॉडल दिया, उस मॉडल को नाम दिया गया डबल हेलिकल स्ट्रक्चर मॉडल ऑफ द डीएनए। डीएनए की डबल हेलिकल स्ट्रक्चर, तो ये पूछा जाता कौन सी ईयर में दिया गया, तो 1953 में दिया। किसने दिया, तो यहाँ पर आंसर वाटसन एंड क्रिक ने दिया। देवर अवार्डेड बाय नोबेल प्राइज, इनको इसके लिए नोबेल प्राइज कब मिला था, 1962 में। तो देखो यहाँ पर 1953 के अंदर ये मॉडल आया था और 1962 में इसमें नोबेल प्राइज दिया गया है। आपसे पूछा जाता है कि वाटसन एंड क्रिक मॉडल का संबंध किससे है, तो वहां पर डीएनए का आंसर होता है। और पूछा जाता है इसके में क्या बताया गया, तो ये बताया गया डबल हेलिकल स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए, डीएनए की डबल हेलिकल स्ट्रक्चर से संबंधित। कौन सी ईयर में दिया गया, 1953 में। नोबेल प्राइज इसमें कब मिला है, 1962 में। अब इस मॉडल के अंदर आखिर आप देखेंगे तो सबसे पहला पॉइंट देखो, इस मॉडल में आखिर क्या बताया है, डीएनए की स्ट्रक्चर को मॉलिक्यूल के फॉर्म पर कैसे एक्सप्लेन किया गया है। तो पहला तरीका, फर्स्ट पॉइंट लिखा हुआ है, ए डीएनए मॉलिक्यूल इज कंपोज्ड ऑफ 2 पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन्स। एक डीएनए मॉलिक्यूल में 2 पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन हुआ करती हैं। तो पॉली मतलब होता है ढेर सारे, न्यूक्लियोटाइड का मतलब न्यूक्लियोटाइड्स। कैसे, नाइट्रोजनस बेस होता है इसके अंदर, डीएनए में नाइट्रोजनस बेस पढ़ते हैं तो होता है एडेनिन, थाइमिन, ग्वानिन और साइटोसिन। यहाँ पर साथ में पढ़ते हैं नाइट्रोजनस बेस के साथ में पेंटोज शुगर, डीएनए में शुगर होती है वो डीऑक्सीराइबोज होती है। साथ में यहाँ पर पढ़ते हैं एक फॉस्फोरिक एसिड या फॉस्फेट, जिसको लिखते हैं H3PO3। इसका मतलब 3 का कॉम्बिनेशन, न्यूक्लियोटाइड इज द कॉम्बिनेशन ऑफ
3 कंपोनेंट, न्यूक्लियोटाइड के अंदर 3 कंपोनेंट होते हैं। पहले कंपोनेंट को कहते हैं नाइट्रोजनस बेस, एडेनिन, थाइमिन, ग्वानिन और साइटोसिन। दूसरा कंपोनेंट हुआ करता है वो होता है शुगर, पेंटोस शुगर, 5 कार्बन की इसमें होती है डीऑक्सीराइबोस, और उसके साथ में एक फॉस्फोरिक एसिड होता है H3PO3। 3 से मिलकर एक न्यूक्लियोटाइड बनता है। वो कह रहे हैं कि पॉलीन्यूक्लियोटाइड ऐसे ढेर सारे न्यूक्लियोटाइड आपस में जुड़ जाते हैं और 2 चेन बनाते हैं, इसीलिए लिखा जाता है कि इसके अंदर 2 पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन होती है विच आर कॉल्ड टू फॉर्म डबल हेलिक्स, जो एक दूसरे के ऊपर कॉइल हो जाती है जिससे डबल हेलिकल स्ट्रक्चर बनती है। बैकबोन ऑफ चेन इज मेड अप ऑफ अल्टरनेटिंग शुगर एंड फॉस्फेट मॉलिक्यूल। जो पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन बनती है उसके अंदर शुगर के मॉलिक्यूल होते हैं और फॉस्फेट के होते हैं। नाइट्रोजन बेस हुआ करते हैं वो हमेशा, नाइट्रोजनस बेस होते हैं वो हमेशा कहाँ प्रेजेंट होते हैं, दोनों चेन के बीच में होते हैं। तो जो बैकबोन तैयार करते हैं चेन की वो होते हैं केवल 2 तरह के मॉलिक्यूल, एक शुगर और दूसरा फॉस्फेट। 2 चेन्स ऑफ डीएनए मॉलिक्यूल्स आर ऑर्डेड एंटी पैरेलल टू ईच अदर। दोनों चेन हुआ करती है वो एंटी पैरेलल हुआ करती है। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है, यहाँ पर आप देखेंगे कि देखो यहाँ पर 5 डैश लिखा हुआ है, यहाँ पर 5 डैश है, इसके सामने होता है 3 डैश। तो यहाँ पर 5 डैश, इसका जो एंड होगा उस पर 3 डैश, 5 डैश के सामने होता है वो उल्टा होगा 3 डैश, तो यहाँ पर इसका एंड होगा वो 5 डैश। इसका मतलब ये हुआ इधर 3 डैश है तो यहाँ पर दूसरी चेन में 5 डैश होगा, यहाँ पर 5 डैश है तो यहाँ पर वाली चेन में क्या होगा 3 डैश होगा। इसी को कहते हैं एंटी पैरेलल टू ईच अदर, एक दूसरे के एंटी पैरेलल होते हैं। नाइट्रोजनस बेस देखिए एडेनिन थाइमिन से जुड़ रहा है डबल बॉन्ड से, ग्वानिन साइटोसिन से जुड़ रहा है ट्रिपल बॉन्ड से। तो इसका मतलब यही हुआ कि एडेनिन थाइमिन के बीच डबल बॉन्ड होता है, ग्वानिन और साइटोसिन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड होता है। और इस पूरी स्ट्रक्चर के अंदर देखा जाए तो यहाँ पर डबल हेलिकल स्ट्रक्चर के अंदर इसका डायमीटर 20 एंगस्ट्रॉम होता है, एंगस्ट्रॉम में देखा जाए, है ना। यहाँ पर आप देखेंगे तो एक जो सर्कल हुआ करता है उसके अंदर 10 बेस पेयर हुआ करते हैं, एक पूरा हेलिकल होता है उसके अंदर 3.4 नैनोमीटर 0.34 एंगस्ट्रॉम, है ना, ये टर्न की लेंथ हुआ करती है। तो यहाँ पर बैकबोन के अंदर शुगर और फॉस्फेट मॉलिक्यूल होते हैं। यहाँ पर ये जो बॉन्ड है एडेनिन थाइमिन के बीच में ये हाइड्रोजन बॉन्ड है, ग्वानिन साइटोसिन के बीच में ये भी हाइड्रोजन बॉन्ड है। तो आप इसके अंदर क्या लिखेंगे अगर पूछा जाए तो देखो यहाँ पर लिखा हुआ है कि दोनों एंटी पैरेलल होते हैं। ईच पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन कंसिस्ट ऑफ सीक्वेंस ऑफ न्यूक्लियोटाइड, न्यूक्लियोटाइड का सीक्वेंस होते हैं और जो न्यूक्लियोटाइड आपस में किससे जुड़े होते हैं, तो आंसर होता है फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड से। तो यहाँ पर फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड सबसे पॉपुलर बॉन्ड होता है, इसलिए पूछा जाता है कि डीएनए के अंदर कौन से बॉन्ड मिलते हैं। तो डीएनए की जो बैकबोन होती है वो बनी होती है फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड से, लेकिन एक डीएनए की एक चेन दूसरी चेन से कनेक्ट होती है इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड से। इसी लिखा हुआ है 2 पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन्स आर जॉइंड बाय हाइड्रोजन बॉन्डिंग बिटवीन अपोजिट बेस प्रेजेंट इन द अपोजिट चेन्स। बेस पेयरिंग इज ऑलवेज स्पेसिफिक, हमेशा स्पेसिफिक। कैसे, एडेनिन ए जुड़ता है ऑलवेज पेयर्ड विद थाइमिन, थाइमिन के साथ वो भी डबल बॉन्ड से। उसके बाद ग्वानिन है वो ऑलवेज पेयरिंग करता है किससे, साइटोसिन से, ग्वानिन साइटोसिन से ट्रिपल बॉन्ड से करता है। डीएनए का डायमीटर इसमें बताया गया 20 एंगस्ट्रॉम, और ये जो पिच हुआ करती है एक जो हेलिक्स होता है उसकी लेंथ होती है 34 एंगस्ट्रॉम। इन ईच डीएनए स्ट्रैंड द बेस पेयर्स न्यूक्लियोटाइड अकर्स इन रेगुलर इंटरवल। हर किसी डीएनए स्ट्रैंड में बेस का जो सीक्वेंस है वो एक इंटरवल के बाद में 3.4 एंगस्ट्रॉम, सो दैट 10 बेस पेयर्स आर प्रेजेंट इन वन पिच। एक पिच के अंदर कितने बेस पेयर होते हैं, 10 बेस पेयर होते हैं। तो आप यहाँ देखेंगे किसकी स्ट्रक्चर में डायमीटर 20 एंगस्ट्रॉम होता है। फिर ये जो बैकबोन हुआ करती है शुगर और फॉस्फेट की बनी होती है। यहाँ पर जो बेस हुआ करते हैं एडेनिन थाइमिन जुड़ते हैं डबल बॉन्ड से, ग्वानिन साइटोसिन ट्रिपल बॉन्ड से। आप यहाँ देखेंगे पूरी जो पिच हुआ करती है वो 34 एंगस्ट्रॉम, 0.34 नहीं है, 34 एंगस्ट्रॉम में देखा जाए या फिर 3.4 नैनोमीटर, है ना। तो इस तरह से डीएनए की डबल हेलिकल स्ट्रक्चर का मॉडल दिया था वाटसन एंड क्रिक साइंटिस्ट ने। उसके बाद है एक्सप्लेन द प्रोसेस ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन। डीएनए रेप्लिकेशन की प्रोसेस को एक्सप्लेन करना है, या फिर आपको एक्सप्लेन करना है कि सेमी कंजर्वेटिव मेथड ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन। डीएनए का रेप्लिकेशन मैमल्स के अंदर होता है वो सेमी कंजर्वेटिव होता है। इसका मतलब क्या है, विच प्रॉपर्टी ऑफ डीएनए डबल हेलिकल स्ट्रक्चर
lead the Watson and Crick to hypothesis semi conservative DNA replication। सेमी कंजर्वेटिव डीएनए रेप्लिकेशन को एक्सप्लेन करने के लिए आखिर वॉटसन क्रिक ने किसका यूज किया था। तो देखो यहाँ पर ये एनसीडी क्वेश्चन है, तो काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। लिखा हुआ है कि डीएनए इज सपोज टू बी मैजिक मॉलिक्यूल। डीएनए एक मैजिक मॉलिक्यूल की तरह यूज होता है एज इट हैज द कैपेसिटी ऑफ सेल्फ रेप्लिकेशन, क्योंकि इसमें सेल्फ रेप्लिकेशन होता है, मतलब ऑटोमेटिक एक डीएनए से दो डीएनए बन जाते हैं, जिसे डीएनए रेप्लिकेशन कहते हैं। इन ऑल ऑर्गेनिज्म देयर इज रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए ड्यूरिंग सेल डिवीजन। हर किसी ऑर्गेनिज्म में एक डीएनए से दो डीएनए बनते हैं, वो केवल सेल डिवीजन के समय पर ही बनते हैं। रेप्लिकेशन टेक्स प्लेस इन एस सब फेज ऑफ इंटरफेज ऑफ सेल डिवीजन। सेल डिवीजन की जो इंटरफेज है उसकी एस सब स्टेज या सब फेज के अंदर ये डीएनए रेप्लिकेशन होता है। इसका मतलब ये हुआ कि एक डीएनए से दूसरे डीएनए का बनना ही डीएनए रेप्लिकेशन कहलाता है, और डीएनए रेप्लिकेशन एस सब फेज के अंदर होता है। वॉटसन क्रिक साइंटिस्ट है, उन्होंने बताया था कि डीएनए का रेप्लिकेशन होता है वो सेमी कंजर्वेटिव है। सेमी मतलब होता है हाफ, कंजर्व का मतलब होता है कि पुरानी जो चेन हुआ करती है वो अलग है और नई चेन जो बनती है वो अलग होती है। इसका मतलब ये हुआ कि नई बनने वाली स्ट्रैंड के अंदर देखा जाए तो क्या खासियत है। देखो खासियत, सबसे पहला पॉइंट, टू स्ट्रैंड्स ऑफ डीएनए आर एंटी पैरेलल टू ईच अदर। आपको बताया कि डीएनए की दोनों स्ट्रैंड होती है वो एंटी पैरेलल होती है, और एंटी पैरेलल के साथ में कंप्लीमेंट्री होती है। तो देखो एंटी पैरेलल का मतलब क्या है, जिस स्टैंड पर 5 डैश लिखा है उसके सामने वाली स्टैंड पर 3 डैश होगा, और जिस सिरे पर 3 डैश है उसके सामने वाली स्टैंड पर 5 डैश है। इसको कहते हैं एंटी पैरेलल। कंप्लीमेंट्री का मतलब होता है कि एडेनिन है तो थायमिन जुड़ेगा, ग्वानिन है तो क्या जुड़ेगा सामने, साइटोसिन। उसको कहते हैं कंप्लीमेंट्री बेस पेयर। लिखा हुआ है कि regard to their base sequence which is facilitates each strand to serve as a template strand for synthesis of new strand। यहाँ पर जब एक डीएनए से दो डीएनए बनते हैं तो बनते समय आखिर क्या होता है कि जैसे मैंने कहा कि एक डीएनए है वो कुछ ऐसा है, एक स्ट्रैंड। अब डीएनए रेप्लिकेशन होता है तो स्ट्रैंड दोनों अलग हो जाती है। अब यहाँ पर आप देखेंगे तो स्ट्रैंड की नई जो स्ट्रैंड बनती है उसके बनने का तरीका क्या होता है, वो ये तो पुरानी वाली स्ट्रैंड है, इसको हम लिखते हैं ओल्ड स्ट्रैंड, ये भी ओल्ड है। जब डीएनए की दोनों स्ट्रैंड सेपरेट हो जाती है तो उस कंडीशन में हम देखते हैं कि डीएनए की दोनों स्ट्रैंड जो सेपरेट हुई हैं वो टेम्पलेट स्ट्रैंड की तरह काम करती है। अब इस पर नया डीएनए बनेगा तो नए बेस ऐसे जुड़ते जाएंगे, डीएनए बनता जाएगा। तो ये वाली स्ट्रैंड होती है वो न्यू स्ट्रैंड है। उसी तरह से यहाँ भी देखिए, यहाँ वाली ये स्टैंड होती है वो न्यू स्टैंड है। इसका मतलब ये हुआ कि पुरानी वाली स्टैंड होती है उस पर नई वाली स्टैंड बनती है। तो इसके अंदर देखें तो नए डीएनए जितने भी बने हुए हैं उसके अंदर खासियत क्या है, खासियत एक ओल्ड स्टैंड है दूसरी न्यू है। इसलिए डीएनए के रेप्लिकेशन को हम सेमी कंजर्वेटिव डीएनए रेप्लिकेशन कहते हैं। चलिए नेक्स्ट है 4 डिफरेंस बिटवीन डीएनए आरएनए। डीएनए आरएनए में डिफरेंस क्या है, तो देखो डिफरेंस की बात करें तो डीएनए इट इज फाउंड इन क्रोमोसोम विद इन न्यूक्लियस न्यूक्लियस के अंदर ये क्रोमोसोम से जुड़ा रहता है। इसका मतलब क्रोमोसोम जो बने होते हैं वो डीएनए के साथ में हिस्टोन प्रोटीन से बनते हैं। डीएनए अलोंग विद हिस्टोन प्रोटीन कैन फॉर्म क्रोमोसोम। डीएनए हिस्टोन प्रोटीन के साथ जुड़कर क्रोमोसोम बनाते हैं। इट इज फाउंड इन साइटोप्लाज्म ऑफ सेल। ये सेल के साइटोप्लाज्म में लोकेशन देखिए, डीएनए होता है न्यूक्लियस के अंदर, ये होता है साइटोप्लाज्म के अंदर। डीएनए होता है डबल स्ट्रैंडेड, ये होता है सिंगल स्ट्रैंडेड। डीएनए के अंदर होता है डीऑक्सीराइबोस शुगर, इसके अंदर होता है राइबोस शुगर। डीएनए में होता है रेप्लिकेशन, इसमें रेप्लिकेशन एब्सेंट होता है। एक और डिफरेंस है, डीएनए के अंदर जो बेस हुआ करते हैं वो होते हैं एडेनिन, थायमिन, ग्वानिन और साइटोसिन, एटीजीसी। आरएनए के अंदर जो बेस पेयर होते हैं वो थायमिन हट जाता है, उसके यूरासिल आता है, एडेनिन, यूरासिल, ग्वानिन और साइटोसिन। इस तरह से डीएनए आरएनए के अंदर डिफरेंस है तो कभी पूछ लिया जाता है। अगला क्वेश्चन है राइट डाउन द डिफरेंस बिटवीन लीडिंग एंड लैगिंग स्ट्रैंड। जब एक डीएनए से दो डीएनए बना करते हैं तो आखिर डीएनए जब रेप्लिकेशन होता है तो एक स्ट्रैंड पर तो कंटिन्यूअस होता है, उसको कहते हैं लीडिंग स्ट्रैंड।
और एक स्टैंड ऐसी होती है जिस पर लेग का मतलब है कि गैप में होता है, कंटिन्यूस नहीं होता, डिसकंटिन्यूस होता है, लगातार नहीं होता, उसको लैगिंग स्टैंड कहते हैं। देखिए यहाँ पर पहला पॉइंट लिखा हुआ है, इट इज फॉर्म्ड ऑन द डीएनए पेरेंटल स्टैंड हैविंग 3 to 5 ओरिएंटेशन। ये डीएनए की उस पेरेंट स्टैंड पर होता है, उस टेम्पलेट स्टैंड पर होता है जिसका ओरिएंटेशन 3 से 5 होगा। इसमें उल्टा है, इसमें डीएनए जो नया बनेगा, नई जो स्टैंड बनती है उसमें टेम्पलेट स्टैंड का ओरिएंटेशन 5 से 3 होगा। दिस स्टैंड ग्रोज कंटिन्यूसली, ये लगातार चलती है, विदाउट एनी गैप, इसमें किसी तरह की कोई गैप नहीं बनते। इसके अंदर देखा जाए तो टुकड़ों के फॉर्म में होता है, गैप होते हैं इसके अंदर, इन टुकड़ों को ओकाजाकी फ्रेगमेंट्स कहते हैं। पूछा जाता है ओकाजाकी फ्रेगमेंट्स आखिर कौन सी स्टैंड पर बनते हैं, तो आंसर आता है लैगिंग स्टैंड पर ये फ्रेगमेंट बना करते हैं। जब यहाँ पर फ्रेगमेंट है तो इसका मतलब इसमें डीएनए लागेज की रिक्वायरमेंट होती है, लेकिन यहाँ पर फ्रेगमेंट नहीं है तो डीएनए लागेज की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, क्योंकि डीएनए लागेज एक ऐसा एंजाइम होता है जो डीएनए के छोटे छोटे टुकड़ों को आपस में जुड़ने का काम करता है। तो यहाँ पर डीएनए लागेज नॉट रिक्वायर्ड इन सिंथेसिस, डीएनए लागेज रिक्वायर्ड इन दिस सिंथेसिस, ओनली वन आरएनए प्राइमर। डीएनए रेप्लिकेशन की शुरुआत करने के लिए हमेशा आरएनए प्राइमर की आवश्यकता पड़ती है। आरएनए प्राइमर इसमें केवल एक ही बार स्टार्ट होता है, तो इसका मतलब एक आरएनए प्राइमर की आवश्यकता पड़ती है। यहाँ पर टुकड़ों में होता है मोर आरएनए प्राइमर्स आर रिक्वायर्ड, इसमें एक से अधिक आरएनए प्राइमर की आवश्यकता पड़ती है। नेक्स्ट है व्हाट इज ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट, राइट डाउन देयर ऑब्जेक्टिव्स। ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट क्या है, इसके ऑब्जेक्टिव क्या होते हैं, ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट आखिर क्या है, इसके ऑब्जेक्टिव क्या होते हैं। Why is the Human Genome Project called a मेगा प्रोजेक्ट, ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट को एक मेगा प्रोजेक्ट क्यों कहते हैं। तो देखो ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट को शॉर्ट में लिखते हैं HGP, आखिर ये बड़ा प्रोजेक्ट क्यों कहलाता है। तो सबसे पहले इसका पर्पस देखें, क्या पर्पस होता है। प्रोजेक्ट विच डील्स विद द स्टडी ऑफ ऑर्गेनिज्म स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ ह्यूमन जीनोम, एक ऐसा प्रोजेक्ट जो कि ह्यूमन के अंदर प्रेजेंट जीनोम यानी उसका जो जेनेटिक मटेरियल है, डीएनए है, उस डीएनए के अंदर नाइट्रोजनस जितने भी बेस हुआ करते हैं उनका सीक्वेंस पता करते हैं, नंबर पता करते हैं, फंक्शन पता करना है, उससे संबंधित होता है, वही प्रोजेक्ट ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट कहलाता है। इट्स पर्पस, इसका उद्देश्य क्या है, सीक्वेंस ऑफ एवरी बेस पेयर प्रेजेंट इन द ह्यूमन जीनोम, ह्यूमन जीनोम के अंदर हर जो बेस पेयर प्रेजेंट है उसका सीक्वेंस तैयार करना है, विच टुक अराउंड 13 ईयर्स फॉर कंप्लीशन, जिनको करीबन कंप्लीट होने के लिए 13 साल चाहिए, इसीलिए टाइम बहुत ज्यादा लग रहा है, इसीलिए इसको प्रोजेक्ट को मेगा प्रोजेक्ट कहा गया है। दिस लार्ज स्केल प्रोजेक्ट डेवलप्स न्यू टेक्नोलॉजी, इसकी वजह से नई टेक्नोलॉजी डेवलप हुई है, न्यू इंफॉर्मेशन डेवलप हुई है, नए नए कोर्सेज स्टार्ट हो गए हैं और वो स्ट्रीम्स हुआ करती हैं जैसे बायोटेक्नोलॉजी, जेनेटिक्स, मेडिकल साइंस, ऐसी ढेर सारे सब्जेक्ट स्टार्ट हुए हैं। द ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट समटाइम्स कॉल्ड, कभी कभार इसको बायोलॉजीज मून शॉट भी कहा जाता है। लॉन्च कब लॉन्चिंग की थी, 1 अक्टूबर 1990 के अंदर इसको लॉन्च किया गया था। और एंटायर ह्यूमन जीनोम के प्रोजेक्ट के हिसाब से देखा जाए तो एंटायर ह्यूमन जीनोम के अंदर, पूरे ह्यूमन जीनोम के अंदर टोटल बेस पेयर्स देखा जाए तो 2.75 बिलियंस हुआ करते हैं। न्यूक्लियोटाइड बेस पेयर के अंदर प्रेजेंट है, इसको कंप्लीट होने में काफी समय लगता है, इसीलिए इसको ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट को मेगा प्रोजेक्ट नाम दिया गया। पर्पज क्या है, डिटरमाइन द एक्चुअल पोजीशन ऑफ जीन, जीन की वास्तविक पोजीशन क्या है उसका पता करने के लिए। टू डिटरमाइन द कंप्लीट सीक्वेंस ऑफ न्यूक्लियोटाइड, उस पूरे ह्यूमन जीनोम के अंदर न्यूक्लियोटाइड का पूरा सीक्वेंस पता करने के लिए। टू डेवलपमेंट ऑफ जेनेटिक टेक्निक्स, डीएनए क्लोनिंग और डीएनए सीक्वेंसिंग जैसी ब्रांच को डेवलप करने के लिए। साथ में मैपिंग ऑफ ह्यूमन जीनोम, ह्यूमन जीनोम की मैपिंग तैयार करने के लिए। प्रिपेयर द डाटाबेस ऑफ ह्यूमन जीनोम, ह्यूमन जीनोम से संबंधित डाटाबेस तैयार करने के लिए ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट को लॉन्च किया गया। इसके बाद पढ़ते हैं कि डीएनए फिंगरप्रिंटिंग क्या है। 2024 में पूछा गया, 4 नंबर का क्वेश्चन है ये, 4 मार्क्स में पूछा जाता है। बहुत ही इंपोर्टेंट क्वेश्चन है इस ईयर के लिए, क्योंकि ये एनसीईआरटी का और साथ में 2024 में पूछा गया है, 2025 में नहीं आया है। तो डीएनए फिंगरप्रिंटिंग आखिर क्या है, मेथड क्या है, इसकी इंपोर्टेंस क्या है। तो देखो सबसे पहले डीएनए फिंगरप्रिंटिंग से रिलेटेड एक ऑब्जेक्टिव पूछा जाता है कि ये डीएनए फिंगरप्रिंटिंग मेथड है, ये प्रोसीजर है, आखिर किसने डेवलप की है। तो लिखा हुआ अलेक्स जेफरी,
1985 के अंदर, 1985 के अंदर इन्होंने इस पूरी प्रोसेस को डेवलप किया है। इस प्रोसीजर के अंदर लिखा हुआ है जेनेटिक एनालिसिस की जाती है, फॉरेंसिक मेडिसिन कॉल्ड डीएनए फिंगरप्रिंटिंग। डीएनए फिंगरप्रिंटिंग के अंदर एक जेनेटिक एनालिसिस करते हैं, जीन यानी डीएनए होता है उसका एनालिसिस करते हैं, फॉरेंसिक मेडिसिन से रिलेटेड डाटा तैयार करते हैं। एक ऐसी टेक्निक होती है इसमें आइडेंटिफाई द सिमिलरिटीज ऑफ डीएनए मॉलिक्यूल्स ऑफ टू इंडिविजुअल, दो इंडिविजुअल के बीच में आखिर कितने डीएनए बेस पेयर बिल्कुल सिमिलर हुआ करते हैं, तो सिमिलर डीएनए बेस पेयर हुआ करते हैं, उनका पता करने के लिए इसका यूज करते हैं। It is individually specific DNA identification which is made possibly by the finding that no two people are likely to have the same number of copies of repetitive DNA sequence। ये वो आइडेंटिफिकेशन है जिसमें ये आइडेंटिफाई करते हैं कि दो इंडिविजुअल पर्सन की आखिर कितने डीएनए सीक्वेंस हैं जो डिफरेंस रखते हैं। और इस मेथड के अंदर हम आखिर क्या करेंगे, तो सबसे पहला लिखा हुआ है, पहले स्टेप में लिखते हैं आइसोलेशन ऑफ डीएनए। डीएनए को सबसे पहले आइसोलेट करते हैं। कैसे करेंगे? आइसोलेटेड फ्रॉम सेल्स बाय द लाइसिस विद सम केमिकल्स। कोई सेल होती है, उस सेल को पहले तोड़ा जाता है, उसके डीएनए को आइसोलेट करते हैं कुछ केमिकल्स के साथ। दूसरा क्या करेंगे? डाइजेशन ऑफ डीएनए विद रिस्ट्रिक्शन एंजाइम्स। रिस्ट्रिक्शन एंजाइम का यूज करके उस डीएनए के फ्रेगमेंट तैयार करते हैं। In this step, DNA is digested into small fragments with the help of restriction enzymes। रिस्ट्रिक्शन एंजाइम्स के जरिए डीएनए के ढेर सारे टुकड़े तैयार करते हैं, उसी को हम कहते हैं डाइजेशन ऑफ डीएनए विद रिस्ट्रिक्शन एंजाइम। तीसरी प्रोसेस का नाम होता है, तीसरा स्टेप, जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस ऑफ डीएनए। डीएनए की जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस करते हैं। इसके अंदर क्या करते हैं? डीएनए फ्रेगमेंट जो आपने सेपरेट किए हैं उनको साइज और वेट के हिसाब से हाई वोल्टेज वाले करंट को पास करते हैं। तो सबसे पहले क्या करते हैं कि एक जेल बनाते हैं और उस जेल के अंदर डीएनए फ्रेगमेंट को डिप कर देते हैं। उसके बाद वो साइज और वेट के हिसाब से, अपने चार्ज के हिसाब से, हाई वोल्टेज की प्रेजेंस में जैसे ही आपने करंट पास किया, ये डीएनए मॉलिक्यूल्स अपनी अपोजिट चार्ज वाले इलेक्ट्रोड की तरफ मूव कर जाते हैं। इस प्रोसेस को हम जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस कहते हैं। डीएनए पर नेगेटिवली चार्ज हुआ करते हैं, इसलिए डीएनए इज नेगेटिवली चार्ज्ड मॉलिक्यूल। डीएनए नेगेटिव चार्ज वाले मॉलिक्यूल होते हैं, और नेगेटिव चार्ज वाले जो मॉलिक्यूल होते हैं डीएनए, उनकी सबसे बड़ी खासियत होती है कि वो इस इलेक्ट्रोफोरेसिस मेथड में पॉजिटिव प्लेट की तरफ मूव करते हैं। तो डीएनए है, उनके टुकड़े कहाँ मिलेंगे आपको? पॉजिटिव प्लेट की तरफ। तीसरे स्टेप के बाद फोर्थ नंबर का स्टेप होता है ट्रांसफर ऑफ मेम्ब्रेन ऑन द नायलॉन मेम्ब्रेन। नायलॉन मेम्ब्रेन पर उसको ट्रांसफर किया जाता है। जो डबल स्ट्रैंडेड डीएनए मॉलिक्यूल है, एल्केलाइन केमिकल्स के यूज करके इन दोनों स्ट्रैंड को अलग कर लेते हैं। अब डीएनए की जो डबल हेलिकल स्ट्रक्चर होती है उससे सिंगल हेलिक्स बनाते हैं। नाउ जेल इज प्लेस्ड ऑन फिल्टर पेपर। जेल को फिल्टर पेपर पर रख देते हैं बफर सॉल्यूशन के साथ में। उसके ऊपर एक नाइट्रोसेल्यूलोज का फिल्टर पेपर लगाते हैं और जेल और कवर्ड विद द स्टैक ऑफ द फिल्टर पेपर। अब उसके पास ढेर सारे फिल्टर पेपर से कवर कर देते हैं। तो हमने क्या किया कि जो आपने सॉल्यूशन लगा था, उस सॉल्यूशन के अंदर हमने देखा कि एल्कलाइन केमिकल्स के द्वारा पहले दोनों स्ट्रैंड को अलग करते हैं, फिर जेल सॉल्यूशन को फिल्टर पेपर रख देते हैं, बफर सॉल्यूशन ऐड कर देते हैं, उसके ऊपर एक नाइट्रोसोल्यूज का फिल्टर लगाते हैं, फिर फिल्टर पेपर के ढेर सारे टुकड़े होते हैं उनको लगाते हैं। फिल्टर पेपर्स में जो पोर्स होते हैं उनके जरिए कैपिलरी एक्शन के जरिए बफर के साथ में ये सारे के सारे टुकड़े ऊपर की तरफ आते हैं, और ये टुकड़े जितने भी हुआ करते हैं वो नाइट्रोसेल्यूलर मेम्ब्रेन से चिपक जाते हैं। इस प्रोसेस को हम सदर्न ब्लॉटिंग कहते हैं। दिस नाइट्रोसेल्यूलर फिल्टर, अब नाइट्रोसेल्यूलर फिल्टर को हम 80 डिग्री सेल्सियस पर डीएनए मॉलिक्यूल के साथ परमानेंटली अटैच करके रख देते हैं। लास्ट वाला स्टेप होता है रेडियो लेबलिंग ऑफ डीएनए। अब नाइट्रोसेल्यूलोज मेम्ब्रेन पर जितने भी डीएनए टुकड़े आए हैं उन सबको बफर सॉल्यूशन के अंदर डुबो देते हैं। इस सॉल्यूशन में पहले से ही रेडियो एक्टिव डीएनए होता है जिसके बेस सीक्वेंस हमें पता होता है। यदि इनके साथ में किसी तरह की पॉसिबिलिटी है, कोई ये जुड़ जाते हैं न्यूक्लियोटाइड, तो समझ जाइए कि जैसे मैंने कहा कि एडेनिन, थायमिन, ग्वानिन, साइटोसिन लिखा है इस रेडियो एक्टिव डीएनए पर, ये मैं पता है। और जो फॉरेन डीएनए जो नाइट्रोसेल्यूलर मेम्ब्रेन के अंदर था वो अगर इससे जुड़ गया
तो समझ जाइए ए के सामने टी होगा, टी के सामने ए होगा, जी के सामने सी होगा, सी के सामने क्या हो, जी होगा। तो आपको एक सीक्वेंस मिल जाएगा, वो क्या होगा, टी ए सी जी। तो इस तरह से हम डीएनए फिंगरप्रिंटिंग मेथड का यूज करते हैं। अब डीएनए फिंगरप्रिंटिंग मेथड है, उसका इंपोर्टेंस क्या है, ये एप्लीकेशन क्या है। पहला एप्लीकेशन, हेल्प टू आइडेंटिफाई पोटेंशियल क्राइम सस्पेक्ट इन द फोरेंसिक साइंस। फोरेंसिक साइंस के अंदर ये आपको लगता है किसी पर सस्पेक्ट है, किसी पर संदेह है, तो उस क्रिमिनल का पता करने के लिए हम इसका यूज करते हैं। दूसरा, इट इज वेरी हेल्पफुल टू एस्टेब्लिश फैमिली एंड पैटर्निटी रिलेशनशिप। फैमिली रिलेशनशिप और साथ साथ में पैटर्निटी रिलेशनशिप, माता पिता कौन से होंगे, इसका पता करने के लिए हम यूज करते हैं। वेरी यूजफुल टू आइडेंटिफाई एंड प्रिजर्विंग द कॉमर्शियल वैरायटी ऑफ लाइव स्टॉक एंड क्रॉप्स। बेहतरीन वैरायटी वाले लाइव स्टॉक्स या एनिमल्स जैसे काऊ और फैलो, साथ में बेहतरीन वैरायटी वाली क्रॉप्स हुआ करते हैं, उनके जीन्स को कंजर्व करने के लिए हम इसका यूज कर सकते हैं। मोर अबाउट द एवोल्यूशनरी हिस्ट्री निकालना है किसी ऑर्गेनिज्म की, उसमें भी यूज करते हैं। हेल्थ से रिलेटेड है, किसी पेशेंट है जो किसी बीमारी से रिलेटेड है, जैसे ब्लड कैंसर से रिलेटेड बीमारी है, ब्लड कैंसर जैसी बीमारी हुआ करती है, इनका पता करने के लिए, इनको आइडेंटिफाई करने के लिए भी हम इसका यूज कर सकते हैं। इस तरह से डीएनए फिंगरप्रिंटिंग बड़े स्तर पर यूज होने वाली मेथड है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज ओपेरॉन मॉडल। ओपेरॉन मॉडल क्या होता है। तो देखो, ओपेरॉन मॉडल की हम बात करें, ओपेरॉन कॉन्सेप्ट क्या है, तो सबसे पहले दिया किसने है, जो ऑब्जेक्टिव पूछा जाता है, जैकब एंड बोनोट प्रपोज दिस कंसेप्ट। इस कंसेप्ट को जैकब और मोनोट साइंटिस्ट ने दिया था, और इस कंसेप्ट के अंदर ये बताया गया था कि इंडक्शन और रिप्रेशन इकोलाई बैक्टीरिया, इकोलाई बैक्टीरिया का जो कल्चर मीडियम होता है, इकोलाई बैक्टीरिया के कल्चर मीडियम के अंदर हम देखें तो उसके अंदर यदि आप ग्लूकोज को ऐड कर दें तो ग्लूकोज की प्रेजेंस में आखिर क्या होगा, इकोलाई बैक्टीरिया उसकी ग्रोथ होती है, और ग्लूकोज एब्सेंट है तो हो सकता है इकोलाई बैक्टीरिया की ग्रोथ रुक जाए। तो इसका मतलब ये हुआ कि किसी की प्रेजेंस और एब्सेंस में यदि इकोलाई बैक्टीरिया की ग्रोथ का रुकना होता है तब उसे हम रिपरेशन कहते हैं। यदि उसकी प्रेजेंस में वो ग्रोथ बढ़ जाती है तो इंडक्शन कहते हैं। दिस मॉडल और कंसेप्ट इज नोन एज ओपेरॉन मॉडल। अकॉर्डिंग टू देम ओपेरॉन इज, आखिर ओपेरॉन क्या है, पार्ट ऑफ द डीएनए, डीएनए का ऐसा पार्ट है विच एक्ट्स एज ए सिंगल रेगुलेटेड यूनिट, जो सिंगल यूनिट की तरह काम करता है, हैविंग वन और मोर स्ट्रक्चरल रेगुलेटर जीन, जिसके अंदर एक या एक से अधिक स्ट्रक्चरल और रेगुलेटर जीन हुआ करते हैं, वही वास्तव में ओपेरॉन कहलाता है। अब देखो यहाँ पर ओपेरॉन के स्ट्रक्चर में आकर क्या क्या होता है, तो देखो ओपेरॉन के अंदर दो तरह के जीन होते हैं, एक स्ट्रक्चरल जीन है, दूसरा जीन हुआ करता है वो होता है कंट्रोलर जीन। ये दो टाइप के होते हैं। स्ट्रक्चरल जीन्स का मतलब क्या है, जीन्स विच रेगुलेट सच पार्ट ऑफ द डीएनए, जीन जो कि डीएनए को उस पार्ट को रेगुलेट करते हैं, इन विच सिंगल फॉर्म्स ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस आर कोडेड, जिसके अंदर प्रोटीन सिंथेसिस हुआ करती है। तो प्रोटीन सिंथेसिस के पार्ट को कोड करने वाले होते हैं वो स्ट्रक्चरल जीन होते हैं, जैसे सिस्ट्रॉन जेड, बाई और ए, तीन तरह के होते हैं, सिस्ट्रॉन जेड, सिस्ट्रॉन बाई, सिस्ट्रॉन ए, जेड बाई ए। कंट्रोलर जीन क्या है, जीन्स विच कंट्रोल द एक्टिविटी ऑफ, ऐसे जीन जो स्ट्रक्चरल जीन की एक्टिविटी को कंट्रोल कर लेते हैं, चाहे वो इंडक्शन के जरिए करें या फिर रिप्रेशन के जरिए करें, वो कहलाते हैं, रियलिटी में वो कहलाते हैं कंट्रोलर जीन। अब कंट्रोल जीन के अंदर क्या है, एक होता है रेगुलेटर जीन, दूसरा होता है प्रमोटर जीन, और तीसरा होता है ऑपरेटर जीन। तो रेगुलेटर जीन क्या करते हैं, ये रेगुलेट करते हैं, लिखा हुआ है दी जीन्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द प्रोडक्शन ऑफ स्पेसिफिक जीन्स कॉल्ड रिप्रेशन विच बाइंड टू द ऑपरेटर जीन। वो कह रहे हैं कि स्पेसिफिक जीन हुआ करते हैं जो रिप्रेशन करते हैं, उनके लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। ये क्या करते हैं, सप्रेस द सिंथेसिस एमआरएनए फ्रॉम ऑपेरॉन ऑपरेटर जीन, ये एमआरएनए की सिंथेसिस को रोक देते हैं, मतलब प्रोटीन सिंथेसिस को रोकने वाले होते हैं, वो रियल टाइम रेगुलेटर है। प्रमोटर जीन क्या करते हैं, ये प्रोटीन सिंथेसिस को इंक्रीज करते हैं, प्रोटीन सिंथेसिस को बढ़ाते हैं, एमआरएनए का फॉर्मेशन करते हैं। ऑपरेटर जीन क्या होते हैं, ये जीन एक से अधिक हुआ करते हैं, रिप्रेशन प्रोटीन से बाइंड हो जाते हैं, ये रियलिटी में देखा जाए तो क्या करते हैं, कंट्रोल द एक्टिविटी ऑफ वन और मोर स्ट्रक्चरल जीन, एक या एक से अधिक स्ट्रक्चरल जीन की एक्टिविटी को कंट्रोल करते हैं। यही मॉडल ऑपेरॉन मॉडल कहलाता है। इस ऑपेरॉन मॉडल में आप देखेंगे तो ये लिखा हुआ है जेड बाई ए, यदि इंड्यूसर एब्सेंट है तो यहाँ पर जेड बाई ए से किसी का भी फॉर्मेशन नहीं होगा, लेकिन यदि इंड्यूसर प्रेजेंट है
या प्रेजेंट लिखेंगे, प्रेजेंट है, मतलब है कि इकोलाई बैक्टीरिया कल्चर मीडियम में यदि ग्लूकोज नहीं मिलाया तो इसका मतलब इसका फॉर्मेशन नहीं होता। ग्लूकोज आपने ऐड कर दिया तो इसका फॉर्मेशन होगा। और ये जब एक्टिव हो जाएंगे तो यहाँ पर आप देखेंगे 3 तरह के एंजाइम बनेंगे और इन एंजाइम से धीमे धीमे आगे फंक्शन होगा। तो जीन को एक्सप्रेस होने के लिए ये सब कुछ चाहिए। तो लिखा हुआ है कि यहाँ पर ऑपरेंट मॉडल के अंदर क्या क्या प्रेजेंट होता है। चलिए हम बात करते हैं अगले क्वेश्चन की, बहुत ही इंपोर्टेंट क्वेश्चन, 4 मार्क्स का क्वेश्चन है जो एनसीईआरटी की बुक से लिया गया है, 2024 के अंदर पूछा गया है और इसके 2026 के अंदर आने के चांस सबसे ज्यादा है। 4 मार्क्स के अंदर पूछा गया है। हर्शे एंड चेस एक्सपेरिमेंट आखिर क्या है? डीएनए, देखो लिखा है हाउ डिड हर्शे एंड चेस डिफरेंशिएट बिटवीन डीएनए एंड प्रोटीन इन देयर एक्सपेरिमेंट व्हाइल प्रूविंग दैट डीएनए इज द जेनेटिक मटेरियल। किसने सबसे पहले ये प्रूव किया था कि डीएनए ही एक जेनेटिक मटेरियल होता है? तो डीएनए एक जेनेटिक मटेरियल होता है, इसको प्रूव किया था सबसे पहले हर्शे एंड चेस साइंटिस्ट ने। और हर्शे और चेस साइंटिस्ट हैं, इन्होंने डिफरेंशिएट किया था कि डीएनए ही जेनेटिक मटेरियल है, प्रोटीन नहीं है। 2024 में पूछा गया है, एनसीईआरटी का बेहतरीन क्वेश्चन है। देखो हर्शे एंड चेस है, उसने केमिकल स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए और प्रोटीन को डिफरेंशिएट किया कि फॉस्फोरस इज एसेंशियल पार्ट कंपोनेंट ऑफ डीएनए बट सल्फर इज मिसिंग इन इट। वो कह रहे हैं कि किसी भी डीएनए के अंदर फॉस्फोरस होता है, सल्फर नहीं होता, पहला कंसेप्ट। उसी तरह से सिमिलरली सल्फर इज प्रेजेंट इन प्रोटीन, प्रोटीन में सल्फर होता है बट लैक ऑफ फॉस्फोरस, इसमें फॉस्फोरस नहीं होता। देखो एक तरफ डीएनए है, दूसरी तरफ प्रोटीन है, प्रोटीन में सल्फर होता है लेकिन डीएनए के अंदर सल्फर नहीं है, उसके फॉस्फोरस होता है। ये कंसेप्ट है। यहाँ पर देखो एक्सपेरिमेंट जब किया तो एक्सपेरिमेंट का तरीका क्या था, लिखा हुआ है साइंटिस्ट लेबल द डीएनए ऑफ बैक्टीरियोफेज। बैक्टीरियोफेज वायरस हुआ करता है, उसमें उन्होंने लेबलिंग की। और वायरस के अंदर 2 पार्ट होते हैं, एक प्रोटीन और दूसरा होता है उसका डीएनए। प्रोटीन के अंदर देखा जाता है, प्रोटीन के अंदर है तो रियलिटी में बैक्टीरियोफेज वायरस हुआ करता है, उसके अंदर जो प्रोटीन होती है उस प्रोटीन के अंदर तो होता है सल्फर हो सकता है, लेकिन जो डीएनए होता है उसके अंदर फॉस्फोरस होता है। तो देखो उन्होंने क्या किया कि फॉस्फोरस जो लिया था बैक्टीरियोफेज वायरस के डीएनए के अंदर फॉस्फोरस P32, बैक्टीरियोफेज वायरस है उसको कल्चर किया गया दूसरे मीडियम में जहां पर P32 फॉस्फोरस था। लिखा गया है कि सिमिलर मैनर उसी तरीके से बैक्टीरियोफेज वायरस का कल्चर दूसरा तैयार किया गया जिसके अंदर रेडियो एक्टिव सल्फर था S32 की जगह S34। तो अगला क्वेश्चन इसी का ये पूछा जाता है कि आखिर इसके अंदर कैसे आपने इसको यूज किया है। तो देखो सबसे पहले डीएनए के अंदर देखा जाए, डीएनए के अंदर देखा जाए तो फॉस्फोरस P32, बैक्टीरियोफेज वायरस की प्रोटीन देखी जाए तो सल्फर S35 यूज किया, ये पूछा जाता है ना। इसका मतलब ये हुआ कि रियलिटी में डीएनए के अंदर रेडियो एक्टिव फॉस्फोरस P32, प्रोटीन के अंदर रेडियो एक्टिव सल्फर S35 का यूज किया गया, दोनों अलग अलग कल्चर मीडियम लिए गए। अब बैक्टीरियोफेज वायरस का जब भी इन्फेक्शन होता है तो उसके तरीके 2 बताए गए हैं। पहला तरीका देखिए, बैक्टीरियोफेज वायरस जब भी इन्फेक्शन करता है तो अंदर तो डीएनए है और ये बाहर कोटिंग होती है प्रोटीन की है, प्रोटीन में होता है सल्फर S35, अंदर डीएनए। तो जैसे इन्फेक्शन करेगा ये इसकी सरफेस पर अटैच होता है, जैसे अटैच होता है तब इसको कहते हैं कि इन्फेक्शन हो गया। तो पहला स्टेप इन्फेक्शन होता है। दूसरी में क्या होगा, ये अंदर जो डीएनए होता है जेनेटिक मटेरियल उसको ये अंदर रिलीज कर देते हैं, जैसे रिलीज करते हैं तब उसको कहते हैं ब्लेंडिंग, ये ब्लेंडिंग हो गई। तीसरा स्टेप हुआ करता है जिसमें हम इनको सेपरेट करते हैं, सेंट्रीफ्यूगेशन। तो 3 स्टेप के अंदर होता है, आप देखेंगे 3 स्टेप चल रहे हैं इसमें। यहाँ आप देखेंगे तो क्या रिजल्ट आया है कि नो रेडियो एक्टिव S35 डिटेक्टेड इन द सेल। सेल के अंदर जो डीएनए अंदर गया है उसके अंदर S35 है ही नहीं। इसका मतलब ये हुआ कि एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में इन्फेक्शन के दौरान जो ट्रांसफर होता है वो डीएनए होता है, प्रोटीन नहीं होती। सो डीएनए इज एग्जांपल ऑफ जेनेटिक मटेरियल, डीएनए ही जेनेटिक मटेरियल है। अब देखिए रेडियो एक्टिव S35 डिटेक्टेड इन सुपरनेटेंट, मतलब है कि इसके बाहर वाली जो स्ट्रक्चर होती है जिसको हम कैप्सिड कहते हैं, जो प्रोटीन की बनी होती है, उसके अंदर हमने S35 देखा, लेकिन इसके डीएनए के अंदर S35 नहीं है, P32 देखा है। तो ये ध्यान देखिए, इस वाले एक्सपेरिमेंट के अंदर रेडियो एक्टिव P32 डिटेक्टेड इन द सेल, सेल के अंदर जो डीएनए है उसके अंदर
P32 फॉस्फोरस देखा और इस फॉस्फोरस को हमने डीएनए में लिया था, बट नो रेडियो एक्टिव डिटेक्टेड इन द सुपरटेंडेंट, लेकिन ये जो कैप्सिड और प्रोटीन है उसके अंदर कोई रेडियो एक्टिव फॉस्फोरस नहीं है। इससे ये प्रूव होता है कि एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में डीएनए ट्रांसफर होते हैं। सो डीएनए इज एग्जांपल ऑफ जेनेटिक मटेरियल। ये सबसे पहले प्रूव किया था कौन से साइंटिस्ट थे? हर्शे एंड चेस। इसलिए उनका एक्सपेरिमेंट काफी इंपोर्टेंट है। चलिए तब तक के लिए मिलते हैं, गुड बाय, टेक केयर।